हेलो, जय हिंद. वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्जेशंस विद कर्नल. आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में. और आज हम एक बिल्कुल अलग शख्सियत से मुलाकात करने वाले हैं. उनका नाम है रवि. और रवि की खासियत यह है कि वो फ़ौजी नहीं है, लेकिन फ़ौज से बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं. और वो एक बहुत ही यूनिक कंपनी चलाते हैं. कंपनी का नाम है उड़ चलो. और जानने के लिए रवि के बारे में, उड़ चलो के बारे में, आइए उन्हीं से बात करते हैं. Ravi, welcome to our show. Thank you so much, sir. In fact, I am also looking forward to this conversation. तो मज़ा आएगा आपसे बात करने में. बिल्कुल. रवि, लाइफ कैसे शुरू हुई और फ़ौज के साथ आपका क्या नाता है? तो मेरी लाइफ शुरू होती है फोर्ट विलियम से. एक्चुअल में कैलकाटा. यस. तो मेरे डैड उस समय उससे जस्ट पहले बंगाल एरिया में पोस्टेड थे. एंड उसी समय वो नायब सूबेदार बने थे. एंड उसके बाद उनकी पोस्टिंग आ गई, वो फील्ड चले गए, बट हमें SF क्वार्टर मिल गया था. सो फर्स्ट इनिशियल 5 ईयर जो थे मैं वहाँ पे रहा. उसके बाद जब डैड JCO बन गए तो उनकी पोस्टिंग झांसी आ गई. एंड हम सब झांसी मूव कर गए और झांसी में ही डैड का 1993 में ही रिटायर्ड. तो मेरे डैड की भी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इनफैक्ट 1965 वॉर के टाइम पे आर्मी आपको गांव में जाती थी और पिक करती थी कि चलिए आप फौज में भर्ती हो जाओ. और अच्छा, मतलब कोई तंदुरुस्त आदमी देखा तो जो भी उस एज ब्रैकेट में फॉल करता था उसको चलो अब आप फौज में एंट्री हो जाओ. तो दैट्स हाउ माय डैड एटलीस्ट गॉट इनटू आर्म फोर्सेस. उनका कोई इंटेंट नहीं था क्योंकि उसी समय उन्होंने 11th किया था. और उस ज़माने में 10th जो मैट्रिक होता था वो 11 साल की पढ़ाई होती थी. इंटर कहते थे. इंटर, राइट. सो आज जैसे 10th मतलब 10 क्लास तक, उस समय का जो मैट्रिक एग्ज़ाम होता था वो 11 साल की पढ़ाई होती थी. सो वो अकेले बैचलर थे अपने गांव के जो उस साल उन्होंने मैट्रिक कंप्लीट किया. एंड ऑफ कोर्स उनके कुछ अलग ही एम्बिशन होंगे, आई एम श्योर, बट किस्मत फौज में ले आई. किस्मत उन्हें फ़ौज में ले आई. और उनके क्योंकि पिताजी जो थे वो कोई भी उससे पहले फ़ौज में नहीं काम किया था किसी ने. सो फौज में आ गए. बट सम टाइम व्हेन आई लुक बैक मुझे लगता है कि अच्छा हुआ, क्योंकि आज के डेट में जो भी मैं कुछ कर पा रहा हूँ उसमें काफ़ी बड़ा रोल है कि मेरे पिताजी फ़ौज में थे. इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि मेरे डैड अपने ज़माने के हिसाब से काफ़ी प्रोग्रेसिव थे, क्योंकि उस ज़माने में जो नॉन ऑफिसर्स होते थे स्पेशली, वो अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को गांव पे ही रखते थे. अपने साथ नहीं रखते थे. बोलते थे जहाँ हैं आप वहीं पे रहें. बट मेरे पिताजी ने हरदम हमें बाहर रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो 65 के मैट्रिक थे, तो वो भी चाहते थे हमारे बच्चे, एक ही तरीका है बच्चों को आगे निकलने का. और मेरा पर्सनली भी मानना है कि अगर आप लोअर मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास से रिच क्लास में जाना चाहते हैं, सो ओनली वे इज़ एजुकेशन. उसके अलावा जो डैड थे ना, डैड मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टोरी टेलर भी थे. एंड लाइक आई सेड, अपने जनरेशन के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे थे. तो वो हर चीज़ बताते थे. 71 में तो ही गॉट अ बुलेट शॉट इन द हैंड. इनफैक्ट ही नेवर रजिस्टर्ड दैट एज अ वुंड मेडल बिकॉज वो कैटेगरी हो जाते. बोले कि मेरे को कैटेगरी क्यों ना, चलने दो. और कोई बड़ा छोटा सा मार्क था. इट वाज जस्ट बोलते हैं ना कि कहीं से कुछ हुआ होगा तो वो हल्का सा मार्क लग गया उनको. डिड हैव चांस टू गो टू पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज एंड फ्यू अदर इंजीनियरिंग कॉलेज, बट एंडेड अप चूजिंग आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पुणे. और मेरे क्लास के 2009 का ग्रेजुएट हूँ. 2009 में रिसेशन आया था. तो रिसेशन आने के कारण क्या, मेरे क्लास के ऑलमोस्ट 25% जो बच्चे थे वो फ़ौज में चले गए. तो आज के डेट में मेरे क्लास में ही कम से कम 12-13 फ़ौजी मेरे फ्रेंड्स हैं, बैचमेट्स हैं. इनफैक्ट वन ऑफ देम रिसेंटली गॉट अ सेना मेडल. सो मुझे वही लगता है कि कहीं ना कहीं फ़ौज से अंदर नहीं गया मैं, बट नाता जुड़ा हुआ. हाँ, एक पेरीफेरी में बैठा रहा, बट नाता जुड़ा रहा. आपको फ़ौज से लगाव था, फ़ौज की जानकारी भी थी, और फ़ौजी परिवार में पले बड़े भी, तो फ़ौज ज्वाइन करने का मन नहीं किया कभी? इनफैक्ट फ़ौज ही ज्वाइन करने का मन किया. हम KV दानापुर, अगर आपको कभी चांस मिले या गए हो तो KV दानापुर के बाउंड्री से, जस्ट बाउंड्री से चिपका हुआ. इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ विद इन कैंपस ही समझिए जोनल रिक्रूटमेंट जोन भी है पूरे बिहार, झारखंड एंड उड़ीसा का. सो हमारे स्कूल में एक फेमस जोक था कि जिनकी जो डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, और जो कहीं कुछ भी नहीं बने वो ZRO उनका प्लेसमेंट एजेंसी था. सो बस वहाँ पे खड़े हो जाओ
और यू विल बी इन फौज. सो इन द वेरी फ्रेश ईयर आई क्लियर्ड एनडीए. और उस जमाने में एनडीए में वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपका रोल नंबर प्रिंट होकर आता था. दैट यूज्ड टू बी अ बिग थिंग. सो पूरे दानापुर महल्ला हो गया कि इनके बच्चे ने एनडीए क्रैक कर लिया. और न्यूज़पेपर में नाम आ गया तो उनको ऐसा लगता था कि इसका हो ही गया. सो बाकी मेरे जो क्लास में थे, कोई एनआईटी जयपुर गया, कोई एनआईटी त्रिचिरापल्ली गया, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन किए. एंड आई थॉट आई विल ज्वाइन फौज, एनडीए. जब एनडीए गया, एनडीए भोपाल, सो पहले दिन ही उन्होंने बोला टाटा बाय बाय. अच्छा, स्क्रीनिंग में? हाँ, लेकिन अब घर में बताना सही नहीं लग रहा था यार, पहले दिन ही टाटा. तो उस समय स्लीपर का फेयर मिलता था आपको. उस फेयर में मैं थोड़ा 4-5 दिन इंडिया घूमा और घूमने के बाद घर पहुंचा, बोला अभी हुआ नहीं, अभी अगली बार अभी देखते हैं. तब तक मैंने देखा ये सब एनआईटी जयपुर, और तब तक मेरे भाई के भी एक फ्रेंड थे, वो एनआईटी जयपुर में पढ़ रहे थे. तो मुझे लगा यार अच्छा ऑप्शन है ये भी, इंजीनियरिंग करते हैं अब. तो इसलिए मेरा गैप हो गया. और मैंने फिर बाद में इंजीनियरिंग एंट्रेंस दिया, और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के थ्रू एआईटी आई वेंट देयर. बट हाँ, मुझे अभी भी याद है कि रिजेक्शन के टाइम पे वो एक स्पीच देते हैं ना आके, कि बुरा नहीं मानना है. जेटीओ आके आपको बताता है, जेटीओ या जो भी इंटरव्यूइंग ऑफिसर है, कि डोंट वेरी जेंटलमैन, यहाँ पे अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और एपीजे अब्दुल कलाम भी आए थे और उनका नहीं हुआ. मुझे लगता है वो स्पीच अगर वो स्क्रीनिंग से पहले दे देना तो सारे रिजेक्ट हो जाए, पूरा बैच वॉश आउट हो जाए. वो इतना इंस्पायरिंग होता है अपने आप में. आई मीन दैट्स हाउ. तो आपने एआईटी से इंजीनियरिंग की मैकेनिकल में, और फिर कहीं जॉब की कि सीधा उड़चलो स्थापित किया? सो 2009 में प्लेसमेंट हो गई थी टाटा ऑटोमोटिव कंपोनेंट. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूना में ही है वो? पूना में, यस. सो अगेन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाई चॉइस लिया था. और उस समय और भी कुछ ब्रांचेस मिल रहे थे मुझे. और कहते हैं कि 2 फील्ड्स हैं जो दुनिया से कभी लुप्त नहीं हो सकते. सिविल एंड मैक? नहीं, एक मैकेनिकल और एक गायनेकोलॉजी. अच्छा. ओके, एवरग्रीन ब्रांच बोलते हैं वैसे. आज के डेट में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं जो हमारे करंट मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं. बट आई एम श्योर विद द ईवी एंड ऑल कमिंग अप वो फिर आ जाएगा. हाँ, आ जाएगा. यस, वो अपना पानी रास्ता ढूंढ लेती है. तो टाटा ऑटोकॉम्प में आप ज्वाइन किए? तो टाटा ऑटोकॉम्प में मई 2009 पे ज्वाइन करना था, बट रिसेशन आ गया 2008-9 का. सारे प्लेसमेंट कैंसिल. सबसे पहला न्यूज़ हमारा ही आया रिजेक्शन का कि टाटा ने प्लेसमेंट कैंसिल कर दिया. फिर लगातार और भी बच्चों के होने लगे, सब बैंड वैगन ज्वाइन करने लगे. रिजेक्शन, मोर देन रिजेक्शन. ऑल वर सेलेक्टेड बट प्लेसमेंट गॉट डिलेड. इन्फोसिस, टीसीएस 9 महीने 10 महीने डिले, सबका डिले हो रहा था. सो हमारा डिले नहीं, हमारा कैंसिल हुआ था. दैट वाज रियली अनफॉर्चुनेट. बट अगले 8-9 महीने एंड आई डिड माई इंजीनियरिंग ऑन एजुकेशन लोन. सो अब एजुकेशन बैंक से भी आने लगा, एसबीआई घर पे चिट्ठी भेजने लगा. मॉम को डर क्या लगने लगा, ये कहीं घर ना चला जाए, जब्त कर ले टाइप है ना. सो और प्रेशर बिल्ड होने लगा. सो फिर सम हाउ टाटा अगेन कॉल्ड फॉर द री इंटरव्यू. हम 4 लोग सेलेक्ट हुए थे टाटा में, बट उन्होंने नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए 2 को सेलेक्ट किया. एंड थैंकफुली आई वाज वन ऑफ द फॉर्चुनेट वंस. सो ज्वाइन कर लिया जनवरी 2010. बट मन में वो वैसा हो गया कि यार ये मर्सी पे नहीं रहना है. इकोनॉमिक सिचुएशन के कुछ ऐसा जॉब लेना है जो इकोनॉमिक सिचुएशन से बियॉन्ड ले जाए. हाँ. सो मैंने सोचा यार टीचिंग अच्छा जॉब है, टीचिंग लेंगे, टीचिंग करेंगे करियर में. सो 9 महीने के जस्ट बाद एट ए लेसर सैलरी आई जॉइंड अ कॉलेज to teach engineering students as a lecturer. As a lecturer I would not say, although उन्होंने lecturer लिखा होता, but I would say teaching है, because I was just an engineer and I start preparing for GATE. Because अगर आपको टीचर बनना है तो PhD करनी पड़ेगी, और PhD करने के लिए मास्टर्स, PhD के लिए आपको GATE एग्ज़ाम निकालना पड़ेगा. So I wrote my GATE exam. I could manage to get 99 percentile. Wow. I could manage to get call from IITs and all. और उस समय तो क्या लगता था, अगर आपने गेट एग्ज़ाम निकाला तो आपको 8,000 रुपये की स्टाइपेंड मिलेगी. करेक्ट. क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है. और मेरा जो एजुकेशन लोन था वो 6,264 रुपये का था. वो कवर हो जाएगा. तो मैं खुश था. 1,800 रुपये तो बहुत है. कॉलेज में निकाले हुए थे 1,000 रुपये महीने में. 1,800 तो. बट व्हेन आई फर्स्ट वेंट टू IIT फॉर काउंसलिंग, तो फिर वही होता है, इतने दिन टीचिंग भी की, एग्ज़ाम भी निकाला, फिर अगेन आई हैड टू ड्रॉप आउट. एंड देन आई जॉइंड अ कंपनी कॉल्ड डेजॉ सिस्टम.
जो अभी रफाल एयरक्राफ्ट बनाते हैं, फ्रेंच कंपनी या, तो दे हैव ए ऑफिस, सॉफ्टवेयर ऑफिस इन पुणे, ऑलमोस्ट वहाँ पे 5,000 लोग काम करते हैं। और तो डेजॉ सिस्टम जो कंपनी जो राफेल बनाती है वो उसमें पीछे जो लैंडिंग गियर बनाने का काम था वो एक्चुअल में एक सॉफ्टवेयर पे बनाते हैं। सो कैटिया जो सॉफ्टवेयर है वो वही ओन करते हैं, दिस कंपनी ओनली ओन्स। लेकिन मैं जिस पे काम करता था तो सिमुलिया एक सॉफ्टवेयर होता है, तो हर एक पार्ट को फिजिकली बनाने से पहले आपको उसका सिमुलेशन करना पड़ता है, उसको मैशिंग करना पड़ता है। तो आई वॉज पर्टिकुलरली इन द मैशिंग डिपार्टमेंट। फर्स्ट टाइम आई गॉट ए चांस टू फ्लाई एंड आई सॉ दैट मोस्ट ऑफ द सीट्स इन दैट एयरक्राफ्ट और वेकेंट। वो भी इसलिए क्योंकि मुझे भोपाल जाना था एंड मुझे कंफर्म टिकट नहीं मिली झेलम में। सो मैं बॉम्बे से जेट एयरवेज़ की फ़्लाइट ली, तो इतना इनडायरेक्ट, पहले पुणे से बॉम्बे गया, बॉम्बे से फ्लाइट लो, फिर बॉम्बे से फ़्लाइट ली क्योंकि मुझे कंफर्म टिकट पुणे से भोपाल की नहीं मिली। और उस फ्लाइट में मैंने देखा काफ़ी सीट्स खाली हैं। देन आई रियलाइज़ कि यार एक जगह आपको सीट मिल नहीं रही है रेलवे में और दूसरी जगह सीट खाली जा रही है, तो दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी सॉल्व। तो इस प्रॉब्लम से उड़चुलों का जो सीड होता है वो हमने बोया, यहाँ से शुरू हुआ। मैं, मेरा एक फ्लैंक जूनियर था वो, और उसका एक स्कूल का क्लासमेट था जो IIT दिल्ली का था, तो हम 3 मिलके ये आइडिया शुरू किया। तो क्या है उड़चुलों का कॉन्सेप्ट? सो उड़चुलू स्टार्ट हुआ जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया उससे, बट ऑफकोर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट इवॉल्व्ड। और इसका रीज़न ये था कि जब हम एयरलाइन के पास गए और बोला कि देखो रेलवे में हर दिन ऑलमोस्ट 3 लाख लोग रिजेक्ट होते हैं ड्यू टू वेट लिस्ट, और तुम्हारे फ्लाइट में खाली जा रहे हैं ऑलमोस्ट 48,000 सीट्स उस समय खाली जाती थी। आज भी 40,000 सीट्स डेली खाली जाती हैं बाय द वे। तो तुम वो 40,000 48,000 जो सीट है उसको, उसका फेयर कम कर दो और जो रेलवे का वैलिड PNR जिनके पास वेट लिस्टेड उनको दे दो। सो एयरलाइन ने, अगेन कमिंग फ्रॉम ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, नो एविएशन बैकग्राउंड, तो कोई आपको सीरियसली लेता नहीं है। नो सेल्स बैकग्राउंड, नथिंग। इनफैक्ट 2011-12 में जब ये हम कर रहे थे, उस समय शार्क टैंक और ये सब नहीं होता था। पेरेंट्स को भी बताने में कि स्टार्टअप क्या होता है मुश्किल है। मैं अभी जस्ट रिसेंटली लिंक्डइन पे पोस्ट भी है कि एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग तो बहुत दिन बाद आई। कल ही मैं अपने बच्चे स्कूल के वहाँ देखा, बैकलरेट वो IB स्कूल में होता है, बोला यार कितना डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड स्पेलिंग है इसकी। सो दैट्स हाउ आई मीन वी अप्रोच्ड एयरलाइन एंड फाइनली जाके तो हम क्या करते थे, जैसे मुझे पता है कि मिस्टर निखिल आप्टे इज़ CXO इन GoAir। मुझे GoAir का URL पता है, goair.in। सो मैं n-apte nikhil.apte ऐसे करके एक ईमेल से भेजता था ईमेल किसी को, तो जिस पे बाउंस नहीं करता था, यानी वो पहुंच गया करेक्ट ईमेल। अब एक्चुअल ईमेल आईडी से अच्छे से प्रपोजल लिख के कि सर दिस इज़ आवर प्रपोजल यू। सो वन फाइन डे वी गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द CXO ऑफ एयरलाइन। उन्होंने बॉम्बे बुलाया और ही गॉट रियली इम्प्रेस्ड विथ आवर मॉडल। बोला ये अच्छा मॉडल है, इसको करते हैं, और ही बिकेम वन ऑफ द को फाउंडिंग मेंबर। तो उससे क्या होना, एक 3 बच्चे, और हम तीनों मैक वाले थे, वो IIT दिल्ली का मैकेनिकल, हम दोनों AIT के मैकेनिकल, और एक सीनियर आदमी जो उसी इंडस्ट्री में एग्जैक्टली वैलिडेशन मिल जाता है आपको कि आप जो उस चीज़ पे काम कर रहे हो बहुत लॉजिकल कुछ है, सही लॉजिक है, राइट। सो हम खुश हो गए। अब हमें चाहिए था कि कोई हमारा सॉफ्टवेयर बना दे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, और हम 3 मैक वाले, तो हम डिफरेंट लोगों को अप्रोच करने लगे। तो मैंने एक सीनियर को अप्रोच किया अपने कॉलेज के, कि वो IT कंपनी चलाते थे, तो उन्होंने रेफ़र किया एक और सीनियर को कि तू इसके पास जा, ये लोग ऑलरेडी ट्रैवल पे काम करते हैं। सो उनके पास गए, तो जब उन्हें भी पता चला कि अरे इनके पास एक एयरलाइन का CXO, मतलब कुछ ऐसी बात नहीं कर रही है, तो दे ऑल्सो गॉट इन्वॉल्व एंड लेटली ही बिकेम माई को फाउंडर। बिकॉज वट हैपन फॉर नेक्स्ट 3-4 ईयर्स बिजनेस चला नहीं, तो बाकी सब धीरे धीरे छोड़ते गए, बट ही स्टेड बैक, ही kept pushing me, he kind of kept supporting me in a way, and तो उड़चुलों का आइडिया आने से पहले क्या हुआ कि जब कोई भी एयरलाइन ने बाई नहीं किया, तब हमने सोचा कि क्यों ना इंडियन रेलवेज़ को अप्रोच करते हैं, IRCTC को, और IRCTC को बोलते हैं आप अपना सारा वेट लिस्ट PNR हमको दे दो और हम उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे विद द एयरलाइन। IRCTC ने आइडिया जब सुना तो ऑफकोर्स वहाँ पे भी कुछ एंटरप्रेन्योरियल लोग बैठे हुए हैं, ऐसा उन्होंने अपना ही शुरू कर दिया, खुद ही शुरू कर दिया।
नाउ दैट वाज फर्स्ट सेटबैक इन द लाइफ कि आप कुछ आइडिया सोच रहे हो, आपने किसी का शेयर किया और किसी और ने, वो फील होता है ना कि अरे यार मेरा आइडिया था। तो हम सब डिप्रेशन में चले गए फॉर ए शॉर्टर टाइम कि अब क्या होगा, अब तो IRCTC खुद ही कर लेगी। बट यू विल नॉट बिलीव, इन अ मंथ्स टाइम दे क्लोज्ड इट बिकॉज वो पिक नहीं किया। बट उसके बाद अब एक नया चैलेंज आ गया। अब हम एयरलाइन के पास जाते थे कि नहीं IRCTC नहीं कर पाई तो क्या हम कर लेंगे, तो वो बोलते थे जब IRCTC नहीं कर पाई तो तुम कैसे करोगे? मतलब वो तो मैम उनके पास पैसे की कमी नहीं है, उनके पास वो वेट लिस्ट का डेटा बेस जो तुम्हारे पास नहीं वो है, तो तुम फिर कैसे कर पाओगे। सो हम बोले अब इस क्वेश्चन को कैसे डिफेंड करें। तो उसके बाद सब फाउंडर अपने अपने जॉब जाने लगे और मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, 25 साल की उम्र हो गई थी तब तक, तो ओनली 25 साल। हाँ, बट 25 साल के बाद फौज नहीं लेती आपको, वो ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन भी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि फ़ौज ही ऑप्शन है, क्योंकि अगेन इफ़ यू रिमेंबर 2009 बैकग्राउंड, जाना ऐसी जगह है जहाँ थोड़ी सिक्योरिटी हो टीचिंग में, जो एक मिडिल क्लास थॉट प्रोसेस। या एग्जैक्टली। सो फौज में जाने की एक एंट्री टेरिटोरियल आर्मी होती है, मतलब टेरिटोरियल आर्मी चलते हैं। एंड आई अपीयर्ड फॉर एग्ज़ाम, वहाँ हुआ। फिर उनका एक लोकल कमांड लेवल पर इंटरव्यू होता है, वहाँ क्लियर हुआ। फिर उसके बाद SSB बैंगलोर आई गॉट देयर, माई अगेन नेक्स्ट SSB। वहाँ जाके एक्चुअल में फर्स्ट टाइम ये यूरेका मोमेंट आया कि फ़ौज में भी क्या होता है कि तो फ़ौज के इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, 2% आर ऑफिसर्स, रेस्ट 98% आर JCOs एंड अदर रैंक्स। जो ऑफिसर्स हैं उनको एयर इंडिया एंटाइटल्ड है, उस समय तक नए पे कमीशन के बाद उनको एयर इंडिया एंटाइटल हो गया था, और बाकियों को AC3 और AC2 एंटाइटल्ड था। करेक्ट। तब मुझे याद आया कि जब हम झांसी से अपने गांव जाते थे तो 6 के परिवार में 2 ही कंफर्म टिकट MCO देती थी, और 6 हम लोग उस 2 सीट्स में एडजस्ट होके जाते थे। तो ये मेरे जब JCO के साथ ऐसा हो रहा है तो जवानों के साथ तो और ज़्यादा के साथ क्या ही है, सीन ही होता होगा फिर तो कंफर्म। ठीक है, MCO के पास भी एक लिमिटेड कोटा ही होता है, और फौज में छुट्टी भी आपकी सैंक्शन लास्ट मिनट होती है, आपको टाइम भी नहीं मिलता। इवेंचुअली आप सिर्फ वारंट लेके पहुंचते हो स्टेशन पे और नॉर्मल टिकट लेके जो बोगी मिली या मिलिट्री बोगी मिली उसमें घुस गए। ये मेरे को कहीं ना कहीं स्ट्राइक किया कि ये तो प्रॉब्लम फ़ौज के साथ बहुत है। तो अगर आप फ़ौज का स्ट्रेंथ देखोगे एंड उनकी फैमिली के साथ, तो तकरीबन फ़ौज में डेली 25 से 30 हज़ार लोग विथ फैमिली आर ट्रैवलिंग इन रेलवेज़, रिगार्डलेस ऑफ कन्फर्म्ड एंड नॉन कन्फर्म्ड। बट कंसिडरिंग कि MCO के पास लिमिटेड कोटा है, मुझे लगता है 80% लोग तो मिलिट्री कंपार्टमेंट, जो जनरल कंपार्टमेंट ही होता है, उसी में जा रहे हैं। और उस ज़माने में तो मिलिट्री कंपार्टमेंट, जनरल कंपार्टमेंट में स्पंज भी नहीं होता था, वो लकड़ी की फट्टे होते थे। बोले यार ये प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व करें। एंड ये SSB में यूरो का मोमेंट आया कि फ़ौज के लिए ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फिर वहाँ SSB में रिजेक्ट हुआ, बट वो रिजेक्शन अच्छा लगा, बोला कि हो जाते तो ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर रहे थे, कुछ चैनल मिल गया लाइफ का। राइट। सो वापस आए। अब फिर 2-3 साल में एक चीज़ अच्छी हो गई थी कि एयरलाइन से रिलेशन बिल्ड हो गया था। अब जानने लगे थे कि ये कुछ नए बच्चे हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। सो वी अप्रोच्ड अगेन वन ऑफ द एयरलाइन सेइंग कि फ़ौज में ये जो कस्टमर है, इन कस्टमर को फ़ौज ने ही AC2 AC3 एंटाइटल कर रखा है, तो ये तो वैसे भी आपके पास नहीं आने वाले। दे आर नॉट योर कस्टमर्स आर ऑफिसर्स, वो भी आपके पास नहीं आएंगे क्योंकि उनको एयर इंडिया एंटाइटल्ड है। तो ये उनको थोड़ा क्लिक हुआ और उन्होंने बोला ठीक है क्या करना है, तो बोला आप डिफेंस फेयर नाम की कैटेगरी क्रिएट करो। So the first time 2014 में जेट एयरवेज क्रिएटेड डिफेंस फेयर। नाउ मैनी पीपल कंटेस्ट कि डिफेंस फेयर एयर इंडिया के बाद बहुत पहले से एग्जिस्ट करता है। तो जस्ट क्लैरिफिकेशन के बताऊं कि एयरलाइन अपनी सीट्स को डिफरेंट बकेट्स में बांटती है, RBDs बोलते हैं उसको, रिजर्वेशन बुकिंग डेजिग्नेटर। तो वो स्टार्ट होता है जिस दिन फ्लाइट की बुकिंग शुरू होती है उस दिन लोएस्ट में होता है, मतलब मान लीजिए 3000 का फेयर है, और हाईएस्ट बकेट 10,000 का है। तो जो डिफेंस फेयर एयर इंडिया देती थी वो मिडिल का एक 7,000 के बकेट पे देती थी, उस पर 50% थी। तो 7,000 पे 50% मतलब 3500। और जब फेयर बुकिंग खुल रही है 3,000 की, तो होता क्या था कि आपका मिलिट्री डिस्काउंट यूज्ड टू बी ऑलवेज हायर देन इवन द लोएस्ट फेयर। करेक्ट। सो वैसे डिस्काउंट वाज इमटेरियल एक्चुअली में। इफ यू लुक एट डिस्काउंट तो हर एक क्लास पे होना चाहिए, अगर 3,000 है तो उसका 50%। नेक्स्ट जब 7,000 सीटी पूरी खत्म हो गई नीचे की, तो 7,000 पे तब इट मेक सेंस ऑल्सो। सो द फर्स्ट टाइम एज सच की कंसेशन ऑन ऑल दी क्लासेस वॉज समथिंग वी बॉट इन द मार्केट, डिफेंस फेयर जो बोलते हैं। सो
एग्री किया जेट एयरवेज ने, एंड वी स्टार्टेड डिफेंस फेयर। अब चैलेंज ये था कि ऑफिसर्स को तो एयर इंडिया मिलता था, तो वो अपने पर्सनल ट्रिप में ही जेट एयरवेज हमसे लेंगे, लेकिन बहुत खुश। उस समय लोग वायरल भी करने लगे थे कि अरे उड़ चलो से ट्राई कर लो, वो जेट का। और जेट क्या था कि सब प्रिफर्ड एयरलाइन, सर्विस अच्छी थी, अव्वल नंबर की थी उनकी। सो थोड़ा बहुत बिकना शुरू हो गया, और बेचने के लिए सबसे पहले मैंने भी किया गया कि मैं एसएसबी सेंटर खुद गया, और एसएसबी सेंटर में जाके वहाँ पे एडम कमांडेंट से बोला, सर एक टेबल चेयर दे दो बस, और आप पहले एसएसबी हो जाएंगे, जो कि बच्चों को केवल आने जाने का AC3 का फेयर ही नहीं बल्कि एक कियोस्क लगा के दिया है, क्योंकि आप सबसे साउथ मोस्ट पॉइंट पे हैं। आपके यहाँ लोग चंडीगढ़ से भी आ रहे हैं, दिल्ली से भी आ रहे हैं, उनके आने जाने की देखभाल, उनके आने जाने की देखभाल हो जाएगी। सो दिस बिकम्स लाइक ए वेलफेयर, और फौज में वेलफेयर इज़ लाइक द एवरीवन वांट्स टू, राइट। सो ही अग्रीड, ही गेव मी ए टेबल चेयर, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी केबिन है उसमें लगा के 9 महीने करने के बाद एक वैलिडेशन मिल गया कि दिस इज़ वर्किंग। अगेन आई वेंट बैक टू जेट एयरवेज। मैं बोला कि अभी तुमने मेरे को केवल बैंगलोर से आउटवर्ड का फेयर दिया है, यू गिव मी पैन इंडिया फेयर फॉर द डिफेंस पैसेंजर्स, एंड दे क्रिएटेड अ न्यू क्लास ऑफ फेयर कॉल्ड डिफेंस फेयर्स। सो दैट्स हाउ द डिफेंस फेयर स्टार्टेड। बट चैलेंज वो जो मैंने आपको बताया कि एयर इंडिया मिलता था तो केवल पर्सनल तो पिक नहीं कर रही थी। फिर हमने बात की बाकी लोगों से भी जितने जवान थे कि क्यों नहीं ले रहे आप, तो 2 मेजर रीज़न निकल गया। एक तो पहली बात कि फ़ौज में जो उस टाइम पे कहीं ना कहीं वो कंसिडर करते थे कि ये ऑफिसर्स के लिए बना है, एयरलाइन है ना, ऐसी खुद ही धारणा थी। वही होता है, हनुमान को भी बताना पड़ता है कि तुम्हारी पावर क्या है। हाँ। तो हम बताने लगे, देखो ऐसा है कि आपकी सैलरी आपको 30-35 हज़ार मिलती है स्टार्टिंग सैलरी। आपको पता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर ज्वाइन करता है उसको कितनी उससे भी कम है, बहुत कम है ना। उसको कम से कम आपसे 10,000 कम मिलती है, फिर भी उसको लगता है कि मैं फ़्लाइट से जाऊँ, तो आप क्यों नहीं लगता। तो ब्रिंगिंग दैट हनुमान आउट वाज आवर फर्स्ट टास्क। बट दूसरा जो चैलेंज था वो ये था कि सर इसका क्लेम नहीं मिलेगा, मेरे को वारंट में भले ही धक्के खा के जाऊँ लेकिन मेरा फ्री है। एंड दैट्स वेयर वी बॉट अ पॉलिसी चेंज। एक्चुअली मैं पॉलिसी चेंज नहीं बोलूँगा, बट दैट पॉलिसी ऑलवेज एग्जिस्टेड इन द फाइल्स। व्हाट द पॉलिसी सेज इवन फॉर ऑफिसर इट्स वैलिड कि आपका जो इंटाइटल्ड क्लास है, उनके केस में AC3 एंड AC2, वहाँ तक गवर्नमेंट इज़ रेडी टू बियर द एक्सपेंस। तो हमने ये बोला कि लिखा हमने चिट्ठी बहुत डिपार्टमेंट्स को लिखा, किस डिपार्टमेंट का चिट्ठी काम आया वो नहीं पता, बट लिखा कि अगर आप कंफर्म टिकट नहीं दे सकते, जो कि आप नहीं दे रहे, वो वारंट लेके जाता है और अगर देता है रेलवे काउंटर पे, इसका मतलब है कि उतना पैसा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को ट्रांसफर कर रही है। करेक्ट। बट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे उसके अगेंस्ट में उसको कंफर्म टिकट तो दे नहीं रही है। सो आप ऐसा क्यों नहीं कर देते, एक्सचेकर पे कोई लोड भी नहीं है, कि आप उसके अकाउंट में उतना पैसा डाल दीजिए। और वो बैलगाड़ी से जाना चाहता है, हाथी से जाना चाहता है या प्लेन से जाना चाहता है, वो तो उसका चॉइस होना चाहिए। गवर्नमेंट तो उतना स्पेंड उस पर करने ही वाली है, और ये बजटेड अमाउंट है। सो आई एम श्योर सम जेन्युइन ब्यूरोक्रेट सिटिंग, ही इशूड अ न्यू नोटिफिकेशन, ऑल्दो इट वाज ऑलवेज एग्जिस्टेड इन द पेयर। TR का जो रेगुलेशन है 1952 में बना, शायद या 56 में, उसके गाइडलाइंस में क्लियरली लिखा हुआ ये बात, हमने बस उसको आगे कर दिया। और उसके बाद हमने बेसिकली खुल गया, बट चैलेंजेस थे फिर भी। खुलने के बाद भी लोगों को बिलीव नहीं हुआ कि अब वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो जो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, अगस्त 2017 का जो नोटिफिकेशन आया उसमें साफ साफ लिखा है कि द पर्सनल हु आर नॉट इंटाइटल्ड बाय एयर कैन बुक थ्रू एनी अदर चैनल, बेसिकली दे आर एग्जेम्प्टेड, दे मे नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन the 3 ATAs which are Bamal Lorry, IRCTC and Ashoka Travel. So the word is may not be insisted upon. So अब जब हमने ये क्लेम करना शुरू किया कि अब आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं, तो कुछ लोगों ने ऑफकोर्स जो फर्स्ट मूवर, जो फर्स्ट रिस्क टेकर होते हैं, उन्होंने किया। कुछ के पास हो गया क्लेम, कुछ के पास नहीं हुए, क्योंकि देखिए क्या है, PAO जो हैं उनको खुद नहीं पता था कि ये 1956-1952 का एक रेगुलेशन ये चेंज हुआ है। तो अब हमको PAs को लिखना पड़ा कि ऐसा रेगुलेशन। अब PO बोलता तो तुम कौन है मैं लिखने वाले। PO मतलब जहाँ क्लेम आपके पास होते हैं, जहाँ पे तो हर एक रेजिमेंट के अपने खुद के PAOs होते हैं। अगर एग्जांपल दो तो बॉम्बे इंजीनियरिंग ग्रुप का पुणे में है, AC का बैंगलोर में, अब तो AC साउथ एंड AC नॉर्थ दोनों बैंगलोर में। तो इनके PAO में जो LDC एंड UDC जो क्लर्क हैं उसको नहीं पता, उनको नहीं पता, 1952 का रेगुलेशन हमें नहीं पता। तो हमने बोला हम बता रहे हैं आपको। बोला तुम कौन हो,
मेरे अथॉरिटी PCDA है, वहाँ से आने दो। तो फिर हमने PCDA को लिखा कि सर ये एग्जिस्ट करता है, जवानों के वेलफेयर का है, आप क्यों नहीं इसको बता देते हो। PCDA ने फाइनली, आई रिमेंबर ब्रिगेडियर राव करके एक होते थे, उन्होंने एक लेटर इशू किया टू ऑल दी PAOs कि ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एंड उड़चलो टिकट्स आर ऑल्सो क्लेमेबल। सो उसके बाद थोड़ा जब लोगों को क्लेम शुरू हो गया तो फाइनली जो सोल्जर्स होते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट अडॉप्टर्स थे, वो सारे सर्विसेज और इंजीनियर्स जो थोड़ा एक्सपोजर जिनका ज़्यादा होता राइट, इन्फेंट्री वाले थोड़े थोड़े स्लोली धीरे धीरे आए, पेसअप किए, एंड फाइनली वी क्रिएटेड अ नीश। हमने ऑलमोस्ट 30 लाख न्यू फ्लायर जो कभी नहीं फ्लाई किए थे, दैट वी एडेड इनटू इंडियन एविएशन, बिकॉज उससे पहले वो ट्रेन में सफ़र करते थे। और या वी गॉट इनफैक्ट इन लास्ट 6 years नेशनल अवार्ड जो देते हैं, नेशनल स्टार्टअप अवार्ड, सो इन लास्ट 6 years इन आर कैटेगरी वी आर द ओनली विनर, just because of the fact कि we bought in a new class of customer and gave it to aviation, जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। क्योंकि आप इन जनरल अगर ट्रैवल कंपनीज को देखेंगे तो एक केक है, वो सेम पाई में वो छीनना चाहते हैं एक्स्ट्रा। वी इंक्रीज द साइज ऑफ द केक, साइज ऑफ द केक। सो दैट्स हाउ द डिफेंस फेयर गॉट reinstated. In fact recently because of some clerical mistake or whatever would be the reason, इन सोल्जर्स के लिए वो 3 ATS को कंपलसरी कर दिया गया, मतलब बामल लॉरियन। अब चैलेंज क्या है इसमें कि अगर वो कहीं से भी खरीदते हैं, आप उनका रिम्बर्समेंट तो वही कर रहे हो, करेक्ट, अनलाइक ऑफिसर्स जहाँ रिम्बर्समेंट फुल है, भले ही टिकट का प्राइस कितना भी हो, रिम्बर्समेंट तो फिक्स्ड है। जब रिम्बर्समेंट फिक्स है तो यू कैन नॉट फोर्स देम टू बाय थ्रू XYZ। सो उसके अगेंस्ट हमारी 1 साल तकरीबन कोर्ट में लड़े, कोर्ट में नहीं, आई थिंक we just represented our case at a right platform. We wrote to Department of Personnel and Training कि आपका जब ये सारे लैकुनास बताएं इसके, आप ये सोचिए, एक जवान जो पहले, अब ये सारे प्लेटफॉर्म अगर आप देखेंगे जो 3 ATS है, इनके टिकट्स महंगे होते हैं। वो पहले 3,000 के टिकट खरीद सकता था, उसको 4,000 फोर्स कर रहे हो, बट आपको देना उसको 2,000 ही है। या तो आप उसका गैप पूरा दे दो, ये तो गलत है, राइट। सो वो समझे, उन्होंने बोला इट कुड बी अ क्लैरिकल मिस्टेक, फाइनली रिवर्ट हुआ, एंड नाउ अगेन उड़चलो टिकट्स आर रिम्बर्सेबल। रवि, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई आपने कि कैसे आर्मी बैकग्राउंड से आए, फ़ौज में आना चाहते थे, लेकिन फिर आपने एक ऐसी कंपनी बनाई है जो आज फ़ौजियों के लिए और हर लेवल के फ़ौजी के लिए, जवान से लेके जनरल तक, हर एक के लिए ऐसी सुविधा दे रही है जो आज से पहले कभी नहीं दी गई। और स्पेशली हमारे जवानों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने खुद देखा है और अनुभव भी किया है कि किस तरह सर्विस कंडीशंस की वजह से ट्रैवल बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं पोस्टेड हो, आप रहने वाले हो बिहार के, रहने वाले हो राजस्थान के, रहने वाले हो महाराष्ट्र के, कभी कभी तो आप रहने वाले हो चेन्नई के, और आपको पूरे भारत का सफ़र करके आना है, और वो भी बिना रिजर्वेशन। बड़ा कठिन काम है। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत ही एक अलग दिशा में सोच लाई, और बहुत लोगों की ज़िंदगी के लिए आपने वो 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिए जो वो आज वो घर पे स्पेंड कर सकते हैं, जो अदरवाइज़ वो शायद ट्रेन में निकालते। 1-2 चैलेंज तो आपने मुझे बताए कि आए, क्योंकि रेगुलेशंस ऐसे थे, लोगों को पता नहीं था, और जो आप कस्टमर है आपका मेन, उसी को ये डर था कि मेरे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। इसके अलावा कोई ऐसा चैलेंज आया जहाँ आपको लगा कि यार ये कहाँ फंस गए? 2018 में एक इंसिडेंस हुआ जो आई वुड लाइक टू साइट। तो 2018 में जेट एयरवेज बंद हो गई जी, एंड तब तक क्या है, उसी दौरान की बात कर रहा हूँ मैं, तो तब तक क्या है कि हमने कस्टमर्स बनाए थे, और फ़ौज में ऐसा परसेप्शन बन गया था कि उड़चलो ही एयरलाइन है। अच्छा, लोग समझने लगे हमसे पैसा लेती है, यही हमसे फ्लाई कराती है। तो जब जेट एयरवेज बंद हुआ तो हमें काफ़ी कॉल आने लगे कि नहीं, आपने पैसा लिया है, हम एयरलाइन से क्यों मांगे, और हमारा पैसा रिफ़ंड कराओ, वो फ़्लाइट नहीं उड़ रही है। और उस समय तक हम डिसेंटली प्रॉफिटेबल भी हो ही गए थे। सो जस्ट ओवर अ कप ऑफ चाय बोल देंगे, मैं और वरुण मेरे जो को फाउंडर थे, हम लोग क्या करें, कस्टमर तो सही बात है, हमने फ़र्स्ट टाइम, सारे हमारे कस्टमर फर्स्ट टाइम है और हमारे लॉयल भी हैं। हाँ, मतलब ये कहीं और से नहीं खरीदते, इनफैक्ट इनके लिए एयरलाइन इज इक्वल टू उड़चलो। उसके ऊपर भी एक वाकया मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। सो क्या करें, तो बोला ठीक है सबको रिफ़ंड कर देते हैं। तो हमने अपने फाइनेंस को बोला कितना अमाउंट आया, तो टोटल 5.5-6 करोड़ का अमाउंट था।
जो कि हमारे 2 साल का प्रॉफिट पूरा प्रॉफिट था, हमने लेकिन दे दिया। तो जेट एयरवेज का पूरा रिफंड जो था, जो कि आइडली हमारी लाइबिलिटी नहीं थी, वो तो एयरलाइन की लाइबिलिटी थी, क्योंकि हम तो इंटरमीडिएटरी हैं, बट हमने अपने पॉकेट से सारे कस्टमर को रिफ़ंड कर दिया ना। क्योंकि मैं आपको बोल रहा था एक वाक़या बताऊंगा, तो हुआ कि बॉम्बे कोलाबा में हमारा नोडल ऑफिस है। तो हमारे ऐसे नोडल ऑफिसेज इंडिया में तकरीबन 50 हैं। मोस्टली ऐसे एरिया में है जहाँ पे कभी कभी इंटरनेट नहीं आता, बट हमें स्पेशल एक्सेस मिला हुआ है 24/7 365 डेज़ इंटरनेट। अगेन रीज़न ये है कि फ़ौज में टेक्निकली यू आर नॉट अलाउड टू कीप स्मार्टफोन, अगर आप CI रीजन में कश्मीर है कहीं है, लेकिन आपको इंटरनेट की तो ज़रूरत है, टिकट बुक करनी है जी। तो उन सब चीज़ों को अवेल कराने के लिए उड़चलों ने क्या किया, उरी में, द्रुगमुला, बारामूला, कुछ हार्ड फील्ड कंडीशन, हार्ड फील्ड में वहाँ पे लोकली जॉब क्रिएट करके वहीं के वेटरन्स को हमने एम्प्लॉय किया हुआ है। तो वो जाते हैं उस कैंट में, दिन भर बुकिंग करते हैं और फिर शाम को अपने घर। सो बॉम्बे का काउंटर खुल रहा था कोलाबा में, तो मैं ऐसे वहीं पे घूम रहा था, जस्ट ओवरसी कर रहा था कि काउंटर ठीक से खुल रहा है कि नहीं। तो एक फ़ौजी आया, तो उसने बोला कि अच्छा यहाँ क्या हो रहा है। बोला एक टिकटिंग काउंटर आ रहा है, ये टिकट बुक होगा, ये सब होगा। तो बोला हाँ लेकिन क्या ज़रूरत है इसकी, हमारे लिए उड़चलो है ना। सो यू नो दैट गेव दैट बूस्ट एंड फीलिंग कि उड़चलो, लोग उसको बोलते हैं ना एयरलाइन नहीं जानते थे नाम, बट उड़चलो जानते थे फ़ौज में। तो ये सारे वाक़या जिससे लगता है कि हाँ चलिए कुछ सोसाइटी में कुछ एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए, होपफुली एक कुछ नया क्रिएट कर पाए जो शायद पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके अलावा भी बहुत कुछ हुए। इनफैक्ट रीसेंट इंसिडेंट अगर बताऊं तो कोविड के बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने मिलिट्री कंपार्टमेंट को डिसकंटिन्यू कर दिया था। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये। हाँ, सो इनफैक्ट मुझे भी कैसे पता चला, जब मैं पुणे रेलवे स्टेशन, हमारा सेल थोड़ा ड्रॉप हुआ, मैं बोला क्यों ड्रॉप हुआ, लेट्स गो टू पुणे रेलवे स्टेशन, झेलम के बाहर जो मिलिट्री कंपार्टमेंट है वहाँ जाके लोगों का इंटरव्यू करके आता हूँ। मैं पर्सनली गया बिना किसी अपने स्टाफ को बताए। जब वहाँ गया तो देखा, आगे गया, यूजली आगे 2 डब्बे लगते थे, एक डब्बा अहमदनगर से स्टार्ट होता था और एक पुणे से लगता था। तो आगे कोई डब्बे नहीं, पीछे गया जल्दी से दौड़ के, ट्रेन खुलने वाली थी, पीछे कोई डब्बा नहीं है। तो मैंने पूरे आसपास ऐसे ही पूछा तो किसी को कुछ जवाब नहीं पता। फिर मैं MCO चला गया, मैंने बोला सर वो इसमें तो मिलिट्री कंपार्टमेंट, वो तो डिसकंटिन्यू हुआ कोविड के बाद। बोला लेकिन सर वो फिर कंटिन्यू हो जाना चाहिए, अब तो कोविड खत्म हो गया। तो बोला नहीं वो नहीं हुआ। और मिलिट्री कंपार्टमेंट ये एक फौज का ना आइकॉनिक हिस्सा है। एग्जैक्टली, मतलब हम AC बोलते थे उसको। हाँ, क्योंकि जब भी कोई जवान प्लेटफॉर्म पहुंचता है और उसको पता है कोई बड़ी ट्रेन आने वाली है, तो उसको ये ज़रूर पता है कि कुछ हो या ना हो एक मिलिट्री कंपार्टमेंट होगा जिसमें मेरे भाई बंधु अंदर हैं और मुझे उसमें घुसने की जगह तो मिल जाएगी। एग्जैक्टली। और इट वाज अ वेरी बिग थिंग, वेरी वेरी बिग थिंग। बट वही होता है ना कि दीपक तले अंधेरा, सो पता ही नहीं था लोगों को कि मिलिट्री कंपार्टमेंट डिसकंटिन्यू हो रखा है। एंड फिर ये पॉइंट मेरे को लगा, एंड आई एम ए लिटिल ब्रांड एक्टिविस्ट, मतलब टू एन एक्सटेंट कि मैं अब कस्टमर्स के लिए पार्टनर से लड़ जाता हूँ। तो मिलिट्री कंपार्टमेंट जब पता चला कि डिसकंटिन्यू हो गया, सो आई अगेन रोट टू सम ऑफ द डिपार्टमेंट, बट कुछ रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं आया। सो मैंने फिर change.org पे गया, एक कैंपेन क्रिएट कर दिया कि रीइंस्टेट मिलिट्री कंपार्टमेंट, एंड देन समहाउ दैट कैंपेन पिक्ड अप। एंड उसके जस्ट कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आता है कि मिलिट्री कंपार्टमेंट हैज़ बीन रीइंस्टेटेड आफ्टर सम ऑफ द एक्टिविस्ट जिन्होंने किया है ये काम। हाँ, सो एक सेटिस्फैक्शन होता है वो मिला कि चलो एक जो वो डिज़र्व करते हैं वो चीज़ें बंद नहीं होनी चाहिए। और देखा जाए तो ये आपके बिजनेस के बरखिलाफ है, क्योंकि अगर मिलिट्री कंपार्टमेंट नहीं है तो प्रॉबिलिटी है कि वो लोग शायद बाय एयर जाना ज़्यादा उचित समझें। सो मैं बिज़नेस में एक चीज़ मानता हूँ कि एक बिज़नेस को ना इकोनॉमिकल एंड इमोशनल दोनों वैल्यू क्रिएट करनी चाहिए। सो हमारा जो विजन है दैट इज़ टू मेक लाइफ सिंपलर फॉर आवर सोल्जर्स, एंड मिलिट्री कंपार्टमेंट आना ज़रूरी था अगर इस विजन को जस्टिफाई करना है। करेक्ट। I just cannot do business because revenue build हो, profit build हो. In fact, I mean we have never raised funding by the way. And उसका प्राइमरी रीज़न वो है कि अगर इन्वेस्टर मेरे बोर्ड पे आ जाएगा तो वो केवल प्रॉफिट फोकस होगा, वो बोलेगा कैसे भी पैसा बनाओ। बट टुडे एज ऑफ डेट वी डोंट हैव एनी इन्वेस्टर ओनली फॉर द रीज़न कि हम नहीं चाहते कि हमारे बिजनेस में इकोनॉमिकल रीजन ज़्यादा हैं दैन इमोशनल। दिस इज़ एन इमोशनल बिजनेस, वी आर वर्किंग फॉर द
आर्म फोर्सेस ऑफ आवर कंट्री। थोड़ा सा मैं देखता हूँ आपकी टाटा की नौकरी ने टाटा का फिलोसॉफिकल फ्लेवर आप में लाया है। यू कैन से दैट। आई मीन इनफैक्ट रिसेंटली एक एयरलाइन ने डिफेंस फेयर बढ़ाया, उसको देख के एयर इंडिया ने भी बोला कि हम भी बढ़ाएंगे। उस एयरलाइन के भी हमने चीफ एथिक्स ऑफिसर को लिखा कि ये इनकरेक्ट है, आप मिलिट्री फेयर्स बढ़ा रहे हैं, और एक फ़ीस है, बेसिकली वो एक एक्स्ट्रा फ़ीस इंट्रोड्यूस कर रहे थे जिससे मिलिट्री फेयर ऊपर चला जाता। और हमने एयर इंडिया के भी एथिक्स ऑफिसर को लिखा। तो जो एयर इंडिया के एथिक्स ऑफिसर को लिखा उसके नीचे मैंने एक नोट लिखा छोटा सा कि आई एम एन एक्स टाटा एम्प्लॉय एंड द काइंड ऑफ कल्चर आई हैव सीन इट इज़ नॉट दिस इज सो बेसिकली दैट इज़ नॉट कोरिलेटिंग विद दिस। यू विल नॉट बिलीव एयर इंडिया ने वो फीस को स्क्रैप कर दिया, अदर एयरलाइन डिड नॉट। मैं आपसे प्राउडली शेयर करता हूँ कि आफ्टर आर्मी मैं भी एक टाटा एम्प्लॉय रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और हाँ, टाटा का है एक टाटा ग्रुप का एक फिलॉसफी है कि पीपल फर्स्ट, और वो लास्ट तक उसको फॉलो भी करते हैं। सो इसलिए मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का एकदम CEO रहना चाहता हूँ, द चीफ एथिक्स ऑफिसर, ऑलवेज टू इंश्योर कि कंपनी में एथिकली एवरीथिंग इज गोइंग करेक्ट। सो yeah, that's how the story of military compartment reinstatation that has happened. रवि, आपने बताया था मुझे बहुत पहले जब हम पहली बार मिले थे कि एयरलाइंस के साथ आपकी कोई कस्टमर रिलेटेड नोक-झोंक हुई। नोक-झोंक मतलब आपने कस्टमर का कोई पॉइंट रखा और उसके चलते वो एयरलाइंस ने जो आपके जो मार्जिन्स थे वो ही ख़त्म कर दिए। क्या है स्टोरी? सो जब डिफेंस फेयर शुरू किया था तो हम अकेले थे और हम डिफरेंट आर्मी कैंट्स में जाते थे और वहाँ पे बताते थे कि डिफेंस फेयर हमारे पास एग्जिस्ट करता है। टिल कोविड हमारे पास ही केवल डिफेंस फेयर थे, और तब तक क्या था कि हम जब भी एयरलाइन के पास जाते थे तो वी यूज टू रिप्रेजेंट इंटायर आर्म फोर्सेस। सो जो कलेक्टिव बाइंग की स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़बरदस्त थी हमारे पास, और एयरलाइन हमें डिस्काउंट्स भी देते थे क्योंकि उनको पता था ये कस्टमर बेस, वरना ट्रेन से चले जाएंगे। बट कोविड के बाद क्या हुआ कि डिफेंस फेयर सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, इंक्लूडिंग कंपनीज विच आर चाइनीज़ फंडेड। 51% चाइनीज़ ओन्ड कंपनीज़ के पास भी आज के डेट में डिफेंस फेयर है। नाउ सिंस यू हैव वर्कड इन द सेंसिटिव डिपार्टमेंट ऑफ द आर्म फोर्सेज, यू मस्ट बी नोइंग कि इफ़ आई नो कर्नल निखिल आप्टे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम श्रीनगर टू दिल्ली in this particular flight and I booked the flight through a Chinese funded company, I know that data is gold. Yeah, exactly, because मैं उसमें click करता हूँ I am from armed forces, right? Correct. This is another reason by the way we never got funding from outside. We always kept it a bootstrapped funding. So हम क्या है कि एयरलाइन के पास जाते थे और फिर नेगोशिएट करते थे। इनफैक्ट मैनी पीपल हैव कंप्लेंट रिसेंटली कि अब डिस्काउंट वैसे नहीं रहे जैसे उड़चर के पास पहले होते थे। तो इसका रीज़न बहुत बड़ा ये है कि पहले हम पूरे फोर्सेस को एक साथ रिप्रेजेंट करते थे तो हमारे पास एक स्ट्रेंथ होता था। अब हम जाते हैं तो एयरलाइन बोलती है कि नहीं ठीक है तुम मत बेचो, हम उसके थ्रू बेच लेंगे। तो बेसिकली कहीं ना कहीं फील होता है कि हमारी स्ट्रेंथ जो है, जो पहले यूनियन जो बोलते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, दैट समवेयर रिसेंटली वी हैव डाइल्यूटेड। और आपका आइडिया भी अभी डाइल्यूट हो गया क्योंकि एवरीवन इज यूजिंग द सेम लॉजिक। एंड अगर आप देखें तो अभी भी 90% ऑफ टाइम उड़चलो इज चीपर फॉर दोज हु आर वेरीफाइड डिफेंस यूज़र। एक हमने एक अलग कैटेगरी बना रखी है अपने प्लेटफॉर्म पे कि अगर आप वेरीफाइड है तो ही आपको स्पेशल फेयर्स दिखते हैं। बट अगेन द परसेप्शन ऑफ कि वहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड ल्यूर ऑफ द डिस्काउंट। इनफैक्ट जब डिफेंस फेयर बाकी प्लेटफॉर्म पे शुरू हुआ था तो उन्होंने 1500-2000 के डिस्काउंट दिए, आज वो 250 कर दिए। मतलब आपको एक बार टैप कर लेंगे और उसके बाद डिस्काउंट बंद कर देंगे। लेकिन हमारा कंसिस्टेंट रहा है, हरदम डिफेंस फेयर जैसा आता है वैसे ही दे देते हैं, उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं होता है। व्हाट हैज़ हैपेंड पोस्ट कोविड, अनदर थिंग कि आपको पता होगा कि अगर आपने चेक इन ऑनलाइन नहीं किया तो आपको एक फ़ाइन देना पड़ता था जी। एयरपोर्ट पे फ़ाइन नहीं बोलेंगे, एक फ़ीस लेते थे वो, बोलते थे कि 250 रुपये एक्स्ट्रा दो या 200 रुपये एक्स्ट्रा दो फॉर काउंटर चेक इन। करेक्ट। अब उनका सिस्टम भी ख़राब हो गया 6 घंटे पहले, तो भी आप ऑनलाइन नहीं चेकिंग कर पाओगे, तो आप जाके वो करोगे और वो 200-250 रुपये उनका इनकम सोर्स हो गया था। कोविड में चलो इट मेड सेंस बिकॉज गवर्नमेंट चाहती थी सब सेपरेट रहें, डिस्टेंस मेंटेन करें। जब कोविड ख़त्म हुआ तो उसको वापस रोल बैक करना चाहिए था, तो हमने DGC को लिख दिया कि ये गलत है, इससे सोल्जर्स, एंड मैंने बस सोल्जर्स के पर्सपेक्टिव से लिखा, बट ये तो पूरे सभी एयर ट्रैवलर्स के लिए एक्चुअल में। तो सोल्जर्स के पर्सपेक्टिव से लिखा कि दिस रूल हैज़ टू बी अबॉलिश बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट नाउ। Every day million of passengers are flying. 200 into million is a huge amount that airline have lost. Now airline knows कि अब पैसा हमारा बंद हो गया, एक जो एक्स्ट्रा आ रहा था
सो कलेक्ट तो करना ही है, तो दे इंक्रीज द डिफेंस फेयर एंड दे स्टार्ट चार्जिंग दिस. सो एंड ऑन टॉप ऑफ इट हमारा जो कमीशन था वो पूरा ज़ीरो कर दिया उन्होंने. So it's okay. I mean, that's a part of the business. That's where the diversification that recently we have started. अभी क्या डाइवर्सिफाई किया आपने? Being a part of फौजी लाइफ, आपके कुछ अटैच चैलेंजेस भी हैं उसके साथ. आप अपने फैमिली से दूर रहते हैं तो ऑफकोर्स इनहेरेंटली कुछ चीज़ें हैं, चैलेंजेस जो आपके लाइफ में इनग्रेन हो जाती है. तो 4 एरियाज़ है जिसके अराउंड हमने चैलेंजेस सोचे हम सॉल्व करेंगे. ट्रैवल जैसा पहले हमने सॉल्व किया, जैसे जहाँ पे फ़ौजी कभी भी अपने घर पे पोस्टिंग नहीं होती उसकी जी, अनलाइक अदर जॉब्स जी. वो हरदम कश्मीर में रहेगा, या अगर वो पटना का भी है तो वो बैंगलोर में रहेगा, या बैंगलोर का है तो वो दिल्ली में रहेगा. बहुत कम स्कोप है कि आप 20-25 साल posting, की नौकरी में एक exceptional, पोस्टिंग मिल जाए. हाँ. एक्सेप्शनली लास्ट पोस्टिंग में आपका वो भी अगर किस्मत ठीक रहा तो आपको मिलेगा. क्लोज बाई बैंगलोर के तो बेलगांव मिल जाएगा जी. वैसा है. तो मतलब आपको अपने सिटी से दूर रहना है. तो ट्रैवल इनहेरेंटली एक चैलेंज था जो हमने सॉल्व किया. जो दूसरा बड़ा चैलेंज है जो हमने रिकग्नाइज़ किया है वो हाउसिंग के अराउंड है. फ़ौजी अक्सर अपना जो घर सिलेक्शन या रहना कहाँ है वो डिसाइड लास्ट के 1-2 साल में ही करते हैं. हम उसको चेंज करना चाहते हैं. आप फ़ौज में जब एंटर कर रहे हैं तभी आप एटलीस्ट इन्वेस्ट कर दीजिए. अगर आप वहाँ सेटल भी नहीं हो रहे तो उस इन्वेस्टमेंट का जो आपके पास पैसा आएगा, सब कैपिटल गेन 54F में सेटअप ही होता है, आप उसका प्रॉपर्टी कहीं और खरीद सकते हैं. बट एटलीस्ट आप एक ऐसी जगह घर ले लीजिए या लैंड ले लीजिए जहाँ आपके बच्चे जब बड़े हों तो पढ़ पाएँ. एंड फ़ौज के कुछ डिफाइंड सिटीज़ तो हैं ही आज के डेट में भी जहाँ फ़ौजी सेटल होना चाहते हैं. सिकंदराबाद, पुणे, चंडीगढ़, दिल्ली NCR जो है, बैंगलोर, लखनऊ, बैंगलोर, राइट, चेन्नई ऑल्सो. सो हम इन सब एरिया में रेकमेंड करेंगे कि फ़ौजी कॉलोनी बना रहे हैं हम, उसमें फ़ौजी घर ले लें. भले ही वो रिटायरमेंट के बाद कहीं और सेटल होता है, इसको बेचो, वहाँ ले लें. एटलीस्ट कैपिटल गेन का अप्रिशिएशन जो है वो उनका सेट ऑफ हो जाएगा. अगर नहीं लेते हैं तो इसका नुकसान क्या है कि तब तक उस एरिया में प्राइस इतना बढ़ गया होगा कि वो रिटायरमेंट के टाइम पे शायद अफोर्ड ना कर पाए, तो हरदम वो सिटी के बाहर ही ले रहे होंगे. लेकिन अगर वो एंट्री के टाइम पे खरीद लेंगे तो जब तक रिटायर होंगे वो एरिया सिटी के अंदर आ गया होगा. करेक्ट. सो विद दिस पॉइंट वी आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश ऑन वेरी सिमिलर लाइक जैसा अपना AWHO FHN रियल एस्टेट वर्टिकल हमने काफ़ी पिछले साल 250 घर फौजियों को दिए हैं. एंड सब घरों में एक साल में 20% का अप्रिशिएशन है. इनफैक्ट कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ पे लोगों ने 5x अप्रिशिएशन इन 3 years देखे हैं. Very nice. And they are so happy कि they have purchased Another 2 one. more properties. In fact, one of the Air Force officer, again a very senior veteran, उनकी तो हमारे साथ तीसरी परचेज है लास्ट 2-2.5 साल में. तो ये दूसरा चैलेंज है जो हम सॉल्व कर रहे हैं. एंड जो तीसरा चैलेंज है वो फाइनेंशियल सर्विसेज के अराउंड है. मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ौज में मेरे डैड ने भी FD में पैसा लगाया था, बट चलो उस समय FD में 12% का इंटरेस्ट फिर भी मिलता था. लेकिन FD एंड LIC आर द 2 फेवरेट इन्वेस्टमेंट टूल्स ऑफ मोस्ट फौजीज. Yes, या तो but- PLI कर लेंगे, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, या FD में डाल देंगे, और या PF में ही पैसे एक्स्ट्रा कटवाते बढ़ाते रहते हैं. रहेंगे. और जो कि आज देखा जाए तो इन्फ्लेशन से भी कम उसमें इंटरेस्ट. एग्जैक्टली. तो वो जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उसके अराउंड हमने एक नया वर्टिकल अभी इस्टेब्लिश किया जहाँ पे हमने शुरुआत टैक्सेशन से की. हमने इस साल इनफैक्ट 70 करोड़ रुपए अपने फ़ौजियों के बचाए हैं, जो अगर उन्होंने इनकम टैक्स हमारे थ्रू नहीं फाइल किया तो दे माइट हैव एंडेड अप पेइंग दैट. तो रिफंड दिलाया आप? उतना रिफंड दिलाया हमने. एंड 0 नोटिसेस. सो मोस्ट ऑफ द टाइम फौजियों को नोटिस आ जाते हैं, बट हमारे 100% केस में किसी को नोटिस नहीं. तो लेजिटिमेटली वी फाइल्ड, वी गॉट द लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज इनकम टैक्स फाइल करने के लिए आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है. ERI लाइसेंस बोलते हैं. सो पहला स्टेप है कि आपके इनकम टैक्स के थ्रू कितना सेविंग करा दें हम. नाउ द दूसरा स्टेप है इसमें जो वो है कि हम आपको अभी इन्वेस्टमेंट रेकमेंड करेंगे जो आपके हिसाब से सूटेबल है, वो बनी हुई है. एंड आगे जाके हम इसमें और भी चीज़ जो फाइनेंशियल वर्टिकल्स होते हैं जैसे इंश्योरेंस, फिर इंश्योरेंस में नॉट ओनली द टर्म एंड ऑल, देयर आर अदर इंश्योरेंस आल्सो दैट यू हैव टू टेक केयर, वो भी हम वी विल टेक केयर ऑफ दैट. एंड दैट्स हाउ वी वांट टू हेल्प यू टू बिल्ड योर पर्सनल वेल्थ एकदम हॉलिस्टिकली, अपना पैसा बनाए. सो दिस इज द थर्ड थिंग. फोर्थ इज e-commerce, बेसिकली ऑल्टरनेट चैनल टू कैंटीन वी आर बिल्डिंग. कैंटीन में आपको सब कुछ नहीं मिलता. आज के दिन में मोबाइल फ़ोन आपको कैंटीन में नहीं मिलती, लैपटॉप्स नहीं मिलती. तो जो चीज़ आपको कैंटीन में नहीं मिलती उसके लिए हम एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं कॉल्ड सदर बाज़ार.
सो वहाँ पे ऑलरेडी सैमसंग, LG और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं. अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर चाहिए तो ओकाया ने हमसे टाई अप किया है. सो और इसके अलावा भी फ़ौज में बहुत बार फ़ौज की कुछ इंटरनल रिक्वायरमेंट होते हैं, तंबू चाहिए, वो सब वहाँ पे अवेलेबल है. जब वो कैंटीन में अवेलेबल नहीं होते हैं तो वो 1 क्लिक बाय आपके कैंट में पहुँच जाएगा आपको. वेरी नाइस. और ये आप जो कर रहे हैं ये बहुत ही अलग है और आप एक अलग ही कस्टमर बेस को टारगेट कर रहे हो और वो चीज़ें उनको दे रहे हो जो उनकी ज़रूरत की हैं. और आपने जैसे कहा कि ये एक इमोशनल बिजनेस है, प्योर फाइनेंशियल से ड्रिवन नहीं है, तो मुझे पता है कि इसमें आपको बहुत सक्सेस मिलेगी. रवि, इसके अलावा मैं जानता हूँ कि उड़चलो का एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जिनके अंग किसी वजह से कट गए हैं या लड़ाई में जिनको चोट लगी है और जो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी पा रहे और जीना और कमाना, पैसा कमाना उनके लिए बहुत कठिन है. और इसमें भी उड़चलो ने एक पहल की है और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है. उसके बारे में हमें बताइए. सो PRC के बारे में आप बात कर रहे हैं तो PRC जो पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, ये जो पूना में है, जो पूना और मोहाली में भी है. बट 1971 की लड़ाई के बाद काफ़ी सोल्जर्स हमारे जो थे, स्पेशली जो स्पाइन इंजरी होती है, तो स्पाइन इंजरी में क्या हो जाता है कि आपके जो सेंसिटिविटी है लेग्स और हैंड्स वो सब चली जाती है. इनको पैराप्लेजिक बोलते हैं अगर किसी 2 लिम्स में हो. अगर चारों लिम्स में आपकी सेंसिटिविटी नहीं है तो उसको क्वाड्राप्लेजिक बोलते हैं. एंड दे आर डिफरेंट देन एम्प्यूट बिकॉज एम्प्यूट के केस में यू कैन पुट लेट्स से आर्टिफिशियल लिम्ब एंड यू कैन स्टिल डू थिंग्स. बट इन केस ऑफ पैराप्लेजिक एंड क्वाड्राप्लेजिक आपके 2 लिम्स आर टोटली साबुत है लेकिन काम नहीं कर रहे. एग्जैक्टली. सो 71 की लड़ाई में जब काफ़ी फौजी हमारे जो थे उनको वो जो इस सिचुएशन में आ गए, उनके लिए पुणे में एक सेंटर इस्टेब्लिश किया गया. एंड रीज़न ये था कि जो जिनको भी ये सिचुएशन में जो आ जाते हैं उनकी देखभाल घर पे नहीं हो सकती. दे नीड ए स्पेशल मेडिकल अटेंशन ऑल द टाइम, परमानेंट मेडिकल अटेंशन. परमानेंट. इसलिए MH खड़की के कैंपस के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया QMTI के बगल में, ताकि उनको QMTI में ट्रेनिंग मिले और फिर वो PRC सेंटर में लाइफ लॉन्ग जब तक दे आर अलाइव दे हैव टू स्टे. सो बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है. इनफैक्ट आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू विजिट देयर. मोस्ट ऑफ द IPL टीम्स हैव विजिटेड. इवन प्रिंस चार्ल्स नाउ द किंग, वो भी आए हैं. हाँ, वो भी आए वहाँ पे. सारे ऑलमोस्ट आर्मी चीफ्स सबको ही विजिट करते हैं वो सेंटर. बड़ा यूनिक है. हाँ, इट्स ए यूनिक सेंटर. ट्राई सर्विसेज है. इनफैक्ट हमारे जो कॉन्टैक्ट सेंटर उसमें एक नेवी के भी हैं जो डाइवर थे. डाइव करते समय स्विमिंग पूल में उनको हेड इंजरी हुई और उसके बाद वो क्वाड्राप्लेजिक हो गए. सो वहाँ पे 2017 में फर्स्ट टाइम आई गॉट ए चांस टू विजिट एंड आई अलॉन्ग विथ वन ऑफ माई क्लासमेट्स. और वहाँ गए तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, सब हंस के. इनफैक्ट वहाँ पे माउथ पेंटर्स मिलेंगे आपको, जिनके हाथ काम करते हैं वो हाथ से कुछ कुछ बना रहे हैं, जिनके पाँव काम कर रहे हैं वो पाँव से कुछ कुछ कर रहे हैं. बट हमने देखा कि एक पर्टिकुलर क्लास है जो उनके हाथ और पाँव चारों ही इनएक्टिव हैं, जिनको क्वाड्राप्लेजिक बोलते हैं. और जिनके 2 एक्टिव हैं उनको पैराप्लेजिक बोलते हैं. सो वो कुछ नहीं कर रहे थे, दे वर जस्ट रोमिंग अराउंड. सो पैसे की कोई ऐसा उनको कमी नहीं, बिकॉज गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ देम एज ए इन अ वे ऑफ पेंशन. पीछे फैमिली को क्वार्टर भी दिया हुआ है. बट लाइफ में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गेनफुल इंगेजमेंट ऑफ टाइम. करेक्ट. आप पूरे दिन किस तरीके से गेनफुली इंगेज हो, आपकी दिनचर्या कैसी है, क्या काम कर रहे हो. राइट, यू नीड अ पर्पस. अगर आपके पर्पस नहीं है तो फिर आप लाइफ में वैसे ही आपके चैलेंज रहेगा जीने का जी. सो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ इफ़ वी कुड डू समथिंग. देखा बड़ी बड़ी कंपनीज आती हैं, पैसे डोनेट करती हैं, सब कुछ, लेकिन वो टाइम कैसे इंगेज करें. फिर हम गए वापस. उस समय तो कुछ नहीं, लेकिन 1-2 हफ्ते हुए होंगे, वी गॉट एन आइडिया कि हम कॉल सेंटर ही क्यों ना इस्टेब्लिश कर दें वहाँ पे, क्योंकि हाथ और पाँव भले ही नहीं काम कर रहे बट बात कर सकते हैं वो. तो दिस वाज अ वाइल्ड आइडिया. ट्राई करने के लिए हमने अप्रोच किया. एंड कर्नल मुखर्जी हु इज़ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बाय द वे आई रिकमेंड एवरीवन टू विजिट बिकॉज ही इज़ ट्रांसफॉर्म्ड दैट नाउ. मैंने 7 साल पहले वर्सेस आज का PRC देखता हूँ. लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्स, लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज़ हैपेंड देयर. सो उन्होंने भी बोला हाँ क्यों नहीं करो, लेट्स गिव इट अ ट्राई. सो 4 लोगों के साथ हमने शुरू किया. इनिशियल थोड़ा चैलेंज रहा, स्ट्रगल रहा, बट इट बिकेम सो सक्सेसफुल कि नाउ वी हैव 9 पीपल इन PRC पुणे. उसका देखा देखी 4 साल पहले हमने PRC मोहाली में भी शुरू किया. वहाँ पे हमारे पास 7 लोग हैं.
तो टोटल 16 लोग हमारे पास आज के डेट में, दोज हु आर क्वाड्रिप्लेजिक, दे आर एम्प्लॉयड, और वो कॉल लेते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप उड़चलो कॉन्टैक्ट सेंटर कभी कॉल करें उन्हीं में से कोई उठा, तो एक्चुअली में आप किसी से बात कर रहे हैं जो किसी वॉर लाइक सिचुएशन में इंजर्ड हुए हैं, और देश को एक्चुअल में दे दिया अपना सब कुछ, आई वुड से। अमेजिंग, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और मुझे ये कहीं कहीं पता था, सुना था मैंने, तो इसलिए मैं जानना चाहता था कि ये क्या आपकी ये 8वां साल है हमारा इनफैक्ट। और मुझे पता है कि ये ग्रो होगा, और इधर ही नहीं और कई जगह लोग इस टाइप के इनिशिएटिव लेंगे। आपका आइडिया, जैसे आपने कहा कि लोगों ने एविएशन का आइडिया कॉपी किया, मुझे लगता है ये वाला आइडिया भी लोग कॉपी करेंगे, और मेरे ख्याल से अच्छा ही है कि राइट। तो रवि, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और उड़चलो की कहानी सुन के, और आप अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं अभी आगे, और इसी राह पे और उन्नति होती रहे। लेकिन जाने से पहले कुछ छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे छोटे जवाब होने। हैप्पीएस्ट मोमेंट क्या रहा आपकी पूरी इस उड़चलो की कहानी में? पिछले अभी 10-12 साल हो गए, तो सबसे ऐसा वो क्षण जो आपको लास्ट तक याद रहेगा? जब वो TR रेगुलेशन 2017 का आया था ना, वो एक हैप्पीएस्ट मोमेंट था कि विथ अ लेटर यू कैन एक्चुअली क्रिएट रिवॉल्यूशन। आई मीन, हमने जो अप्रोच किया, रीच आउट किया लोगों को, ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट, जिसमें जवानों को अपने वारंट के इक्वल पैसा मिलने लग गया वापस। बड़ी मुश्किलें भी आई होंगी, कई चैलेंजेस आपने बताए। ऐसा कोई क्षण था जहां आपको लगा कि यार ये सब बंद करके मुझे कुछ और करना चाहिए? बहुत मोमेंट, इनफैक्ट आज भी फिलहाल में ऐसे 2-3 महीने पे आ जाते हैं, बट आई थिंक आई एम जस्ट स्लीप अवे फ्रॉम गेटिंग मोटिवेशन। गुड। सो आई जस्ट गो एंड टेक अ डीप स्लीप, एंड नेक्स्ट डे आई गेट अप विद एन आइडिया टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। तो क्या था ऐसा प्रॉब्लम? बहुत सारे थे। अब PRC के हम बात कर रहे थे। PRC में एक्चुअली में जिस दिन विजिट हुआ ना, आई वॉज रियली वेरी लो कि यार कुछ नहीं कर पा रहे हम, क्या फ़ायदा इतना इकोनॉमिकली वैल्यू क्रिएट करने का, व्हेन वी कांट डू एनीथिंग फॉर पीपल जिनके बाकी लोगों को हम सर्व कर रहे हैं। बट एक हफ्ते बाद सॉल्यूशन आ गया। चैलेंजेस तो आज भी आते हैं, लेकिन इट्स ओके, ओवरकम कर लेते हैं। रवि, बहुत कम उम्र में और बहुत कम अरसे में आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ एंटरप्रेन्योर। फौज के लिए आपने एक नया पहलू खोल दिया लोगों के लिए। और क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में? फ़ौज के लिए जितना करे कम ही है, क्योंकि आई ओ मच ऑफ माई लाइफ टू फौज इन अ वे कि नमक वहीं का खाया है जी। इंजीनियरिंग में सब्सिडाइज एजुकेशन आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मिली तो वहीं मिली। इनफैक्ट नाउ वी गिव स्कॉलरशिप टू AIT जस्ट टू कॉम्पनसेट कि यार अब देने का टाइम भी आ गया। बिल्कुल। सो जितना करे कम है। इनफैक्ट रिसेंटली आई हैव डिसाइडेड कि नाउ आई विल सॉल्व सम ऑफ द मैक्रो लेवल चैलेंजेस ऑफ द फौज। सो आपको एग्जांपल दूँ तो अभी रिसेंटली फ़ौज में फील्ड अलाउंस जो होते हैं, सियाचिन CI रीजन में जो अलाउंसेस मिलते हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट इनकम होता है एक फ़ौजी का। स्पेशली मैंने तो बहुत सारे इन्फेंट्री में लोगों को देखा है, दे ऑप्ट फॉर फील्ड, दे इंक्रीज देयर टेन्योर बिकॉज घर पे ज़्यादा पैसा भेजें। बिल्कुल। अब फ़ौज के भी लोग कहाँ से आ रहे हैं? हम आम जनता से आ रहे हैं, उस गाँव से आ रहे हैं जहाँ पे उसको वापस पैसा भेजना है अपनी बहन की शादी के लिए, छत बनाने के लिए, गाय भैंस खरीदने के लिए। करेक्ट। तो वो जितना फील्ड पोस्टिंग काटेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलेगा। बट सटली आई थिंक जो न्यू टैक्स रिजीम आया है उसमें सारे एग्जाम्शन हटा दिए गए हैं, इंक्लूडिंग द फील्ड अलाउंसेस। आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स अ क्लैरिकल मिस्टेक और व्हाट, बट सिंस आई एम ऑल्सो इन LLB, so now I have decided to take my license from Bar Council and represent armed forces through PILs and fight this case. या एटलीस्ट रिप्रेजेंट करना ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को पता चले कि मिस्टेक हो गया है, ये हो गया है। अब फील्ड अलाउंस क्यों लेता है? कोई गोली खाने के लिए पैसा ले रहा है, राइट? एक्चुअल में देखा है आप उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हो। आप उस पर सियाचिन में -40 डिग्री में सर्व करने के लिए आप इनकम टैक्स नहीं काट सकते। एंड आर्मीज़ को क्या है ना, आप आर्मी इज़ नॉट एन इंटरनल डिपार्टमेंट ऑफ एनी फॉर एनी नेशन। सो आपको आर्मी अगर कंपेयर करना है तो आप दूसरे नेशन के आर्मी से ही करेंगे उसको। So Indian Army cannot be compared with some other services, postal or any services for that matter. Indian Army has to be compared with other armies. US Army क्या है? Look at the US Army. Even if you serve for one single day in field, your entire month's income is tax exempted.
लेकिन जो आप बात कर रहे हो वो तो है टैक्सेशन की। जहाँ तक मुझे पता है जो ये हार्ड फील्ड के अलाउंसेस थे, हाईली एक्टिव फील्ड एरिया के अलाउंसेस थे, सियाचिन अलाउंस थे, इन ये सब टैक्स एग्जेम्प्ट थे। और जो आप मुझे बात बता रहे हो बड़ी सरप्राइजिंग है, क्योंकि ये तो मैं मान सकता हूँ कि जो आपसे काम एक्सपेक्टेड है, वर्क एक्सपेक्टेड है, उसके ऊपर आप वेतन देते हो और उस वेतन पर आप टैक्स काटते हो। लेकिन जो आप अलाउंस दे रहे हो तो उस काम के बियॉन्ड जो आप कर रहे हो, एक रिस्क ले रहे हो, जैसे आपने कहा कि गोली लग सकती है, इसकी रिस्क ले रहे हो, तो रिस्क के ऊपर आप टैक्स काटना मेरे हिसाब से थोड़ा गलत होगा। सो गुड लक फॉर दैट। थैंक यू। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। उम्मीद करता हूँ ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया होगा, एक अलग ही पहलू देखने में कि फ़ौज सिर्फ वो नहीं है जो अमूमन बताया जाता है कि हम जंगलों में घूम रहे हैं, पहाड़ पे चल रहे हैं। फ़ौज के साथ ऐसे भी कई लोग जुड़े हुए हैं जो फ़ौज के एक अलग तरह से मदद कर रहे हैं। उनमें से एक हैं रवि, और रवि ने एक नया मार्केट क्रिएट कर दिया, सुविधा दे दी उन लोगों को जो आज तक एयरलाइन से ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे। उन लोगों को सुविधा दे रहे हैं जो अपना घर खरीदना चाहते हैं, उन लोगों को सुविधा दे रहे हैं जो टैक्स फाइलिंग में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि सिविल की ज़िंदगी में तो बहुत नॉर्मल माना जाता है, बट एक फ़ौजी की लाइफ में ये चीज़ें बहुत रेयर और कठिन हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा आज की बातें सुन के। और रवि, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, कमिंग ऑल द वे फ्रॉम पूना, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू टू। हैव अ गुड डे। बाय।